चीज़ें थी जिन्होंने छोटी सी घटनाओं से परिवर्तन कर लिया। मैं आपको एक चीज़ सभी से पूछता हूँ, एक कुमार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर कुमार के द्वारा रची गई सर्वश्रेष्ठ घड़ा? दोनों में से महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी? कुमार। कौन कौन कहते हैं कुमार महत्वपूर्ण है? हाथ खड़े करो। ठीक है। कौन कौन कहते हैं उसके द्वारा रचा गया सर्वश्रेष्ठ घड़ा सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, अलग अलग मत है। अब अगर अपन एक निष्पक्ष भाव से देखें तो जीवन में दोनों महत्वपूर्ण हैं। दोनों महत्वपूर्ण हैं। किस किस तरीके से दोनों महत्वपूर्ण हैं कि जिस समय कुमार ने ये सोचा होगा कि मुझे अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति की रचना करनी है, उस समय वो कुमार सर्वश्रेष्ठ था। लेकिन जब उस कुमार के द्वारा उस घड़े की रचना कर दी गई, उस समय रचना होने के बाद वो घड़ा सबसे महत्वपूर्ण था। यानी कहने का मतलब, मैंने जब पिछली बार प्रोग्राम रखा था तो आपके समकक्ष आगोड़ई के एक ऐसे नौजवान युवक, मेरे साथी आगोड़ई के आइडल मुकेश जी तिवारी साहब को न्योता दिया था। वो आए और उन्होंने अपने 2 शब्दों के माध्यम से आपको प्रेरित करने का प्रयास किया। वो था घड़ा, सर्वश्रेष्ठ घड़ा जो आगोड़ई में आज तक गढ़ा गया। अब मैं उस कुमार को निमंत्रण देता हूँ जिन्होंने वो घड़ा गढ़ा। मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ आवाज देना चाहूंगा श्रीमान जगदीश जी साहब को कि आपको मेरा विशेष आग्रह रहेगा आपसे कि आप उन बातों को जरूर बताएं। देखो, अपने यहाँ पर बड़ा ब्रेव डिसीजन था कि अपने बच्चे को कोटा पढ़ने के लिए भेजना, जहाँ पर आज 5,000 10,000 खर्च करने से हम हिचकिचाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ अपने बच्चे के लिए 10 लाख फीस भरनी। मुझे पता है वो समय कभी आसान नहीं रहा होगा। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो वास्तविकता के धरातल पर उतर कर काम करता है, जो तपता है सूरज की, उसकी तपन को वही महसूस कर सकता है जो तपा होगा। तो मेरा विशेष आग्रह रहेगा आपसे कि जिस समय वो दौर चल रहा था जब डॉक्टर साहब डॉक्टरेट में सफल नहीं हुए थे, वो अपने जीवन के संघर्ष के दौर में थे, उस समय आपकी मनोदशा क्या रही होगी? और हर पिता की एक पुत्र से बात तो जरूर होती है जीवन के गंभीर क्षणों में, क्योंकि कहा जाता है जब पिता की जूती बच्चे के पैरों में आने लग जाती है, उस समय वो उसका पुत्र नहीं रह जाता, वो उसका एक अंग बन जाता है, वो उसका एक दोस्त बन जाता है जिससे वो सभी बातें कर सकते हैं। तो आपके उद्बोधन में मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि उन दिनों का जिक्र जरूर करना, उस समय की परिस्थिति कैसी रही होगी, क्योंकि आप भी उन परिस्थिति से गुजरोगे जब कंपटीशन की तैयारी करोगे कि हमें करनी है या नहीं करनी, जीवन में किस तरीके से। तो ये आपके पिता का पक्ष होगा जो आपके सामने रखा जा रहा है। शायद आप जो सोचते थे आपके पिता भी वर्तमान में वही सोच रहे होंगे। हमने एक पुत्र के तौर पर देखा, वर्तमान में हम एक पिता के पक्ष देखेंगे कि उनके विचार उस समय क्या रहे। आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। बोले सरस्वती मात की। आज की सभा के सभापति श्रीमान जगन्नाथ भैया साहब और हमारे काम के बुजुर्ग और सेवा से निवृत्त, आज हम लोग इनकी बदौलत PSF है या सेना है, आर्मी है, उनकी बदौलत अपन लोग चैन से सो रहे हैं। और बॉर्डर पर आपने अच्छी सेवाएँ दी, कई वर्ष तक सेवाएँ दी। आज हमारे समाज में बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान तमीम जी सर और स्टाफ पर सरस्वती कंप्यूटर कोचिंग सेंटर के सभी स्टाफ पर आपका मैंने तो आपने कहे अनिल जी सर ने भी आप 2 शब्द बोले, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये गांव के अंदर मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, गजानंद जी का मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है। उसी तरह विद्यालय है जहाँ शिक्षा दी जाती है, शिक्षा का विद्यालय है और बैठने के लिए वो है एक सरस्वती का मंदिर। और बैंक है जो लक्ष्मी का मंदिर है।
ये सरस्वती का मंदिर है, आप सबका स्वागत है। मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। विद्या है तो आप सब मेहनत करके हासिल करते हैं। आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी तब ये विद्या होगी। मार्गदर्शन है तो मार्ग बताने वाले वो टीचर है, अध्यापक है, वो मार्ग बता सकते हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी तब तो आप सफल होंगे। और आप सफल होने के बाद काम पे लगेंगे या कुछ रोजगार करो या व्यापार करो या सर्विस करो। आपने जो विद्या हासिल की है उसका किसी से बंटवारा नहीं होता, वो आपके पास ही रहेगी। आपने पूर्वजों की जमीन है, जायदाद है, अपने दादा है, पिताजी का है, परदादा की जो संपत्ति है, पैसा है, उनका बंटवारा हो सकता है, बंटवारा होके रहेगा। परंतु जो विद्या आपने हासिल की है उसका किसी भी तरह से बंटवारा नहीं होगा। सही है कि नहीं? विद्या अध्ययन किया है उसका किसी भी तरह से बंटवारा नहीं होता। जायदाद का बंटवारा हो सकता है और विद्या का बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अभी 9th पास की, 10th पास की, 10th के बाद में 11th है और वो 12th पास की, 12th के बाद में कोचिंग सेंटर शुरू हो जाता है, MA, BA, फिर आदमी कोई भी कंपटीशन के लिए आप नर्सिंग का कंपटीशन करो, आपकी मेहनत काम आएगी। डॉक्टर का कंपटीशन करो, आपकी मेहनत काम आएगी। STC, BEd सभी तरह से वो एक तरह की कोचिंग है, आपकी मेहनत काम आएगी। आपको सक्षम, आपको पैरों पे खड़े होने के लिए आपको मदद कर सकते हैं टीचर। परंतु मार्गदर्शन है, जो मार्ग खोजना है आपको, वो आपने खुद पे अपना पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये मार्ग बता सकते। मैं जिस समय मैं 2 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत आप सबको मालूम है। उस परिस्थिति के अंदर मेरे परिवार वालों ने मेरे को पैरों पे खड़ा किया, पढ़ाया लिखाया सब कुछ। और आज मैं मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए गया, पढ़ाई में शुरू की। उस स्थिति में आज मेरी स्थिति बहुत डाउन थी, मेरी स्थिति उस टाइम बहुत डाउन थी। मैं तो साथ एक माह के 2-4 हज़ार रुपये कमाता था या 5 हज़ार रुपये मेरी सैलरी थी। मैं भी कोऑपरेटिव में सर्विस की मैंने। उस समय जब मेरा बच्चा MBBS के लिए एग्ज़ाम दे के पास हुआ और जाना था, उस समय मेरी सैलरी कम से कम 10,000 रुपये महीना थी और उस बच्चे की फीस थी कम से कम 10 लाख रुपये सालाना। मैंने गांव वालों से, अपने बुजुर्गों से और गांव वालों से मेहनत करके गांव में मैंने एक बार मैं बैंक में गया, बैंक में फीस जमा करानी थी और फीस जमा कराने के लिए एक डोनेशन भरना पड़ता है फीस का, गारंटी फीस। बैंक वाले गारंटी देते हैं कि ये बच्चा आपकी फीस है जो हर तरह से जमा करा देगा, ठीक है नहीं? गारंटी बैंक में गारंटी देनी थी। मैंने मैनेजर साहब से पूछा, मैनेजर साहब गारंटी देने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? मेरे पास ज़मीन बहुत है, मकान है, पूर्वजों की मेरे पास बहुत संपत्ति है, भगवान की दया है, परंतु कैश पेमेंट मेरे पास नहीं। मैनेजर साहब ने बोला या तो आप कैश पेमेंट जमा करो तब बैंक गारंटी देगी, या फिर कोई FD ला के दो तो आपको गारंटी मिलेगी, बिना FD की गारंटी नहीं मिलेगी। परिस्थिति बहुत, मैंने 1-2 दिन चक्कर काटे गांव में बुजुर्गों के लिए, यहाँ के सरपंच साहब थे उनसे भी संपर्क किया, परंतु कुछ मार्ग नहीं मिला। फिर मैंने गांव से बैंक मैनेजर साहब से पूछा कि यहाँ किन किन लोगों की, हमारे गांव के किन किन लोगों की FD है, ये तो बता सकते हैं? परंतु मैनेजर साहब ने बोला कि ये सिक्योरिटी है हमारी बैंक की, हम नहीं बता सकते। मैं बैंक से निकला और मेरा चेहरा देख के एक दुकानदार ने मेरे को बुलाया कि आप 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं बैंक का, मतलब क्या काट रहे? तो मैंने उनके पास बैठ के वो बात करी, तब उन्होंने बोला मेरे पास 1 या 1.5 लाख की FD है, मैं आपको ला के दूँ। मैंने बोला 5 साल बाद में मेरी जो FD है, आपकी FD है, तो मैं आपको ला के दूँ। उस समय मैनेजर साहब ने मेरे से 15 लाख की FD मांगी थी। 2 घंटा मैं हर दुकानदार से संपर्क किया, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन दे दिया उस दुकानदार ने कि हमारे गांव में FD बहुत है, परंतु आपको घूमना पड़ेगा। मैं 2 घंटा उस बस स्टैंड से घुमा, हर दुकानदार से मिला। 2 घंटों के अंदर मुझे 25 लाख की FD ला के उन लोगों ने दी। बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों का। मैं आभार
आभार मानता हूँ, मैं उन लोगों का आभार मानता हूँ जो 2 घंटों के अंदर मैनेजर साहब ने मेरे को 15 लाख की एफडियाँ मांगी और मैं 2 घंटों के अंदर 25 लाख की एफडियाँ ला के तो मेरी बैंक गारंटी मिली, मैंने टाइम से फीस भरी, आज वो बच्चा कामयाब हो गया, डॉक्टर लगा हुआ है। भगवान की दया, आप सभी की आशीर्वाद से, आप सभी का आशीर्वाद है तो वो काम आता है, दुआएं काम आती है। मैं किसी का भला करूँगा ना, वो जबान से नहीं कहेगा परंतु उसकी आत्मा है जो एक तरह से आत्मा दुआएं देगी कि फलाना आदमी ने मेरी आज मेहनत मदद की है और मैं उसको और आशीर्वाद दूँ। इसलिए मेरा कहना है, आप हैं जो मार्ग बताने वाले तो अरविंद जी रामौत सर है और आपके स्टाफ सर है, परंतु आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस विद्यालय से आप निकल के आरएस का एग्जाम दोगे, आरएस बनोगे। आप में से कोई न कोई आरएस बनेगा, आईएएस बनेगा, अच्छी सर्विस पे जाएगा, परंतु अपने गुरुजनों को आपने और माता पिता को आप कभी भी भूलना मत। माता पिता का बहुत ही अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होता है और गुरुजनों का आशीर्वाद होने से भगवान आपका सब बेड़ा पार करता है। बोले सरस्वती माता की। याद रखिएगा, अपने माता पिता की और पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा हो सकता है, परंतु ये विद्या आपने ग्रहण की है, इसका कभी भी बंटवारा नहीं होगा। ये अपने अंतिम समय तक अपने काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने